माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना सहानी आपके सामने एक्टिव और पैसिव का सेकंड वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ कि ये आपको एक्टिव और पैसिव बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। चलिए अपन लेसन को शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु है एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना सेंटेंस। लेकिन हम लोग इस वीडियो में केवल इनडेफिनिट टेंस को ही बदलना सीखेंगे। यानी हम इसमें सीखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को एक्टिव टू पैसिव में कैसे बदलते हैं, पास्ट इनडेफिनिट टेंस को कैसे बदलते हैं, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को एक्टिव टू पैसिव में कैसे बदलते हैं। चलिए एक बार अपन कल की वीडियो को रिवाइज करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज कराऊंगी कॉमन रूल्स फॉर ऑल सेंटेंसेस टू मेक एक्टिव टू पैसिव। यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो हमारे सामान्य नियम थे, जो सभी वाक्यों में हम लोग लगाते हैं, 5 नियम जो मैंने आपको बताए थे, वो हम सीखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, मैं चित्र के द्वारा पहले समझाती हूँ। यहाँ पर एक लड़का है, उस लड़के के हाथ के अंदर एक स्टिक है, या आप समझ लीजिए कि एक जो है आरी टाइप की है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे ये एक आरी है, और यहाँ पर देखेंगे तो एक स्नेक है। समझिए कि अगर मुझे एक्टिव का ये सेंटेंस बनाना है, जो मैंने आपको बताया था कि कर्तावाचक होता है, तो यहाँ पे हमने किससे शुरुआत की, लड़के से। यानी द बॉय, मैंने यहाँ पे लिखा किल्स, जो कट कर रहा है, द स्नेक। यानी कि इसके अंदर द बॉय सब्जेक्ट है, स्नेक ऑब्जेक्ट है, और किल्स जो है वो हमारा वर्ब है। तो यानी कि हमारा सेंटेंस बना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सेंटेंस हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। समझिए अगर मुझे इसको बदलना है तो ये कैसे बनेगा, ये जो स्नेक है आगे आ जाएगा। तो यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को पहले हम आगे ले आए। हमारी जहाँ तक क्रिया की बात है वो तो बीच में वैसी की वैसी ही रहती है, केवल हम उसमें एक हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था वो पीछे आ गया। यानी सेंटेंस बदल गया और क्या बन गया, द स्नेक इज किल्ड बाय द बॉय। यानी कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल दी, हमने उनको आगे पीछे कर दिया। जो पीछे था उसे आगे ले आए, जो आगे था उसको हम पीछे ले गए। जब हम पीछे ले गए तो उसके आगे मैंने बाय लगा दिया। और आप याद रखिए, किल्स को मैंने किल्ड में करा, यानी थर्ड फॉर्म की वर्ब लगाया, और इसके आगे मैंने आप जो है एक सहायक क्रिया लगाई। तो पहले हम कॉमन नियम पढ़ते हैं और फिर मैं आगे आपको वापस से बताती हूँ। अगर मुझे एक्टिव टू पैसिव बनाना है तो एक्टिव का फॉर्मेट क्या होता है, नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे कि बॉय किल्स स्नेक, तो ये वाला जो है ये एक्टिव का है। अब अगर समझिए फॉर्मेट मेरे को करना है हमारा पैसिव में, तो पैसिव में हमारा फॉर्मेट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। यानी कि पीछे की चीज आगे आ जाती है। तो सामान्य नियम क्या हुए, ऑब्जेक्ट हम आगे लिए जाते हैं अगर हमको एक्टिव टू पैसिव में बदलना होता है। सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है। सब्जेक्ट के आगे हम क्या लगा देते हैं, बाय, क्योंकि हमको बताना होता है किसके द्वारा हुआ है। हम इसमें वर्ब, जैसे किल्स है, उसको मैंने किल्ड करा, तो ये किल्ड सेकंड फॉर्म की क्रिया नहीं है, ये कौन सी फॉर्म की क्रिया है, थर्ड फॉर्म की। यानी जब भी हम एक्टिव टू पैसिव में कोई सा भी सेंटेंस बदले तो हम थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाते हैं, और वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसके अंदर मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया है, किल्ड के आगे, यानी हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया यानी कि सहायक क्रिया, क्रिया के आगे लगा हुआ होगा, और वो यहाँ पर है इज। चलिए अपन आगे जो है अब क्लियरली पढ़ते हैं कि किस तरीके से करेंगे। आपको केवल इतना सा याद रखना है कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो केवल इतना होता है कि आप उसको पलट देते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट कर देते हैं। अब अपन सीखते हैं फॉर्मेट ऑफ एक्टिव टू पैसिव, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे बदलते हैं। एक्टिव टू पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सूत्र है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से टेंस का है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि कौन से सेंटेंस का है, तो मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस को तो आपको केवल मात्र आगे से पीछे करना पड़ता है। यानी कि आपको पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आगे लाना पड़ता है, सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं।
केवल और बाकी थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाते हैं, और सारा खेल एक्टिव और पैसिव में कुछ भी नहीं है, मात्र ये है कि हम उसके अंदर सहायक क्रिया कौन सी लगाते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ये जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये कौन सा सेंटेंस है, और याद रख लीजिए कि कौन से सेंटेंसेस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। केवल हमको अपनी तरफ से एक जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अगर हम उसको करेक्ट लगाते हैं तो हमारा कभी भी एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस गलत नहीं होता। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान होती है कि इसमें वाक्य का या तो फर्स्ट फॉर्म आता है, या इसके अंदर आपको डज नॉट या डू नॉट लगा हुआ मिलता है। अब अपन आगे देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। समझिए मुझे एक्टिव के सेंटेंस को जो है बदलना है पैसिव में, तो सबसे पहले मैं पीछे से जो हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट है, उसे आगे ले आऊँगी। ऑब्जेक्ट को देखते हुए मैं तीन चीज़ों का प्रयोग कर सकती हूँ, इज, एम और आर। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इज हम ही शीट के साथ यूज़ करते हैं अगर कोई क्रिया हमारी सिंगुलर होती है, एक वचन होती है। आई के साथ हमेशा एम आ जाता है, और आर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वी, यू, दे, या अगर हमारा जो संज्ञा बहुवचन होती है। इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, अगर नॉट है तो हम नॉट लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाते हैं, उसके पीछे बाय लगाते हैं, और सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं। तो ये पूरा हमारा है। अब अपन देखते हैं, मैं और क्लियर कर देती हूँ। याद रखिए डज नॉट और डू नॉट जहाँ होता है वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डज और डू की जगह भी हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं, इज, एम और आर का। और जो नॉट है वो तो वैसे का वैसा ही बैठ जाता है जहाँ पर होता है वो, और उसके आगे थर्ड फॉर्म की क्रिया हम लगा देते हैं। नॉट है तो लगाएं, नहीं है तो आप उसको छोड़ दें। अब अपन देखते हैं कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जो हम इस टेंस में यूज़ करते हैं। तो सहायक क्रियाएं जिसका हम प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं वो है नंबर 1 इज, जैसे कि अपन ने ये करा इज, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आता है। एम आई के साथ आता है, और आर, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा के साथ आता है। चलिए अपन कुछ बनाते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं तो और क्लियर होगा। चलिए अपन एक फॉर्मेट और सूत्र पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ते हैं, और मैं कुछ सेंटेंसेस अब आपको बदलना सिखा रही हूँ। सबसे पहले अपन रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था अपन ऑब्जेक्ट लगाएंगे और हम 3 हेल्पिंग वर्ब्स अपनी तरफ से लगाते हैं, वो होता है इज, एम और आर। और अगर डू डज भी होता है तो हम लगाते हैं, और हम हमेशा इज, एम, आर किसको देख के लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को। एक वचन ऑब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर आई है तो एम आ जाएगा, और अगर समझिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुवचन है या कि प्लूरल है तो अपन आर लगा देंगे इसके पीछे। अगर नॉट है तो हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, इसीलिए मैंने इसको कोष्टक में लिखा है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस, ये देखिए लड़का देख रहे हैं। अब अगर समझिए इस सेंटेंस को मैंने बताया द बॉय टेक्स द टिफिन, तो ध्यान रखिए द बॉय सब्जेक्ट है, ठीक है, द टेक्स वर्ब है हमारा, और टिफिन हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मुझको क्या करना है, सेंटेंस को उल्टा करना है। तो जब मुझको, और वर्ब तो वहीं का वही रहेगा, तो मेरे को क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलनी है। तो हम टिफिन आगे ले आएंगे और बॉय को पीछे ले आएंगे। अब देखिए सेंटेंस क्या बनेगा। सबसे मैंने शुरुआत करी द टिफिन से। टिफिन क्योंकि एक वचन है इसीलिए मैंने इसमें लगाया इज, क्योंकि मैं इज, एम, आर में से कौन सी एक चीज़ लगानी है मुझे। तो अगर यहाँ टिफिन होता तो आर आ जाता, लेकिन यहाँ टिफिन है एक वचन तो मैंने लगाया इज। उसके बाद टेक्स का थर्ड फॉर्म मैंने लगाया टेक, टुक, टेकन, तो मैंने टेकन थर्ड फॉर्म लगाया और बाय द बॉय। अब बाय लगाया और मैंने सब्जेक्ट को पीछे करा। अब समझिए कि ये 2 बच्चे हैं और मेरा सेंटेंस बनाया द बॉयज डू नॉट टेक द टिफिन्स, ये आ गया द बॉयज डू नॉट टेक द टिफिन्स। अब मैंने जब इसको बदला तो ये आया द टिफिन्स। टिफिन्स क्योंकि बहुवचन है इसीलिए मैंने यहाँ पर अब डू की जगह पर क्या लगाया, आर, क्योंकि वो बहुवचन है। नॉट को उसकी जगह ही लगा दिया। टेक का थर्ड फॉर्म लगाया टेकन, और मैंने लगा बाय द बॉयज। अब अपन आते हैं इस पे, ये देखिए एक आदमी है, जो बॉय है या आदमी है, द बॉय डज नॉट कैच द फिश। अब जैसे अपन ने कहा कि लड़के डज नॉट कैच द फिश, अब द फिश जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले मैंने फिश आगे ले आई। उसके बाद क्योंकि वो एक वचन है फिश, इसलिए मैंने लगाया इज डज की जगह। नॉट बिल्कुल वैसे का वैसा लिख दिया। कैच का थर्ड फॉर्म मैंने क्या लगाया, कॉट। उसके बाद मैंने लगाया बाय,
और द बॉय, मैंने जो बॉय है वो पीछे से वैसे का वैसा कर दिया, यानी मैंने ऑब्जेक्ट आगे ले आई, सब्जेक्ट पीछे ले आई, बीच में मैंने थर्ड फॉर्म की क्रिया कर दी। चाहे ऊपर से देखें टेक को टेकन कराए, कैच को मैंने थर्ड फॉर्म की क्रिया कॉट लगाया, और हर के आगे मैंने एक सहायक क्रिया लगाई है। अब आगे देखिए ये कैट है, और कैट किसको पकड़ रही है, रैट को पकड़ रही है। समझिए मेरे को इसको बदलना है, तो मैं कैसे करूँगी, द रैट मैं आगे ले आई, द कैट कैचेस द रैट, रैट ऑब्जेक्ट है, मैं रैट को आगे लाई, एक वचन है इज लगाया, कैचेस का थर्ड फॉर्म कॉट लगाया कैच का, फिर मैंने कहा बाय, और आगे से किसके द्वारा हुआ, सब्जेक्ट पीछे द कैट, उसके आगे मैंने बाय लगा दिया। अब समझिए मेरे पास दो है बिल्लियां, और दो बिल्लियों का है द कैट्स डज नॉट कैच द रैट्स, सॉरी द कैट्स डू नॉट कैच द रैट्स। समझिए अब रैट्स भी बहुवचन हो गए, तो मैं क्या करूंगी, द रैट्स बहुवचन होने के कारण मैंने लगाया आर, नॉट को बिल्कुल वैसे लगाया, कैच का थर्ड फॉर्म लगाया कॉट, और मैंने कहा बाय द कैट्स। तो ये अपन ने कुछ नहीं किया, आगे का पीछे किया, थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाई है, केवल ये देखा है कहाँ इज आएगा, कहाँ आर आएगा, कहाँ एम आएगा। अब अपन आते हैं ये लड़का, ये ऐसे लड़की जो तैयार होते हैं उनको काउबॉयज कहते हैं। सेंटेंस है द काउबॉय डज नॉट शूट द बर्ड, काउबॉय ने बर्ड को शूट नहीं किया, तो बर्ड इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, मैं पहले लाई बर्ड, अब एक वचन है इसलिए इज आया, नॉट बिल्कुल वैसे का वैसा उतर के आएगा, शूट का थर्ड फॉर्म होता है शॉट, शूट शॉट शॉट, तो शॉट लगाया, बाय करके अब आगे वाला सब्जेक्ट पीछे चला गया और मैंने लगा दिया द काउबॉय। तो यानी कि आपको मात्र कुछ नहीं करना, आपको ये ऐसे बनाना है कि आपको इज एम आर लगाना है जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है फर्स्ट फॉर्म की क्रिया होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया हो या डू और डज हो, उनकी जगह पे आप ऑब्जेक्ट को देख के इज एम आर लगा दें, थर्ड फॉर्म की क्रिया लगा दें, और कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगा दें, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगा दें, आपका एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस खत्म बन जाएगा। अब लेसन को आगे बढ़ाते हुए मैं फॉर्मेट आपको सिखाती हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट हमने कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर याद रखिए कि इसके सूत्र जो करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसकी पहचान ये होती है कि वाक्य में हमेशा जहाँ पे भी सेकंड फॉर्म की क्रिया है, समझिए गो है, गो की जगह वेंट आ जाए, कैच की जगह कॉट आ जाए, हेल्ड की जगह होल्ड आ जाए, स्वीप की जगह स्वेप्ट आ जाए, या अगर सेंटेंस में आपका डिड नॉट है और डिड नॉट के साथ अगर आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आप समझ लीजिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आप तो केवल इतना याद रखें कि या तो आपका सेकंड फॉर्म की क्रिया होगी, या आपका सेंटेंस में अगर डिड नॉट है तो आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसको जब एक्टिव टू पैसिव में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो सहायक क्रिया हम अपनी तरफ से लगाएंगे वो होंगी वॉज और वर, यानी जहाँ हम इज़ामल आर लगा रहे थे वहाँ पे हमारा आ जाएगा वॉज वर, और वॉज वर भी आपको बहुत आसानी से पता है कहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर नॉट है तो आप नॉट लगाएं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएं, बाय लगाएं और सब्जेक्ट लगाएं। इसके बाद हम देखते हैं, वापस से रिवाइज करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं इन दिस टेंस, यानी कि सहायक क्रियाएं जिसका हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं या हम यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी हैं। वो है हमारे पास दो क्रियाएं, वॉज जिसका हम प्रयोग किसके साथ करते हैं, ही शी इट, आई वी, आई एंड सिंगुलर नाउन, यानी वापस बोल रही हूँ, ही शी इट, आई या सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा। वर है, वर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, आई वी यू दे, सॉरी आई नहीं होगा, यू वी दे, और आप करेंगे प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि आप करेंगे यू वी और दे के साथ, प्लस आप करेंगे प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा के साथ। अब कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब चलिए अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस पढ़ते हैं। पहले मैं फॉर्मेट को और इसके सूत्र को रिवाइज करा देती हूँ। इसका
जो सूत्र है वो है पहला ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर एक्टिव टू पैसिव बदलेंगे तो हम पीछे से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे आगे लाएंगे। जो सहायक क्रियाएं हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो होगा वॉज और वर, यानी कि अगर आपको मैंने पहले ही बता दिया ही शी इट होगा अगर आगे, या अगर कोई नाउन आपका केवल एक वचन है तो वॉज लगाएंगे, और अगर प्लूरल नाउन है, बहुवचन है, या वी यू दे है तो आप इसमें वर का प्रयोग करेंगे। हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और उसके पीछे बाय लगा के हम सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए अपन यहाँ पर आते हैं। देखिए सेंटेंस शुरू करते हैं। ये लड़की है, साइकिल चला रही है, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? द गर्ल रोड द साइकिल, यानी रोड जो है वो सेकंड फॉर्म का है। मुझे पता चल गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। द गर्ल सब्जेक्ट है, द साइकिल ऑब्जेक्ट है, और रोड हमारा जो है वो वर्ब है। अब मुझे कुछ नहीं करना, रोड को तो रिडन में बदल देना है थर्ड फॉर्म का, और आगे का सेंटेंस पीछे को आगे ले आऊँगी, आगे को पीछे ले आऊँगी। अब समझिए मैं आगे लाई तो मेरा जो वो ऑब्जेक्ट था वो साइकिल था, तो मैंने साइकिल करा, फिर मेरे को सहायक क्रिया अपनी तरफ से लगानी है। तो साइकिल एक वचन है इसलिए मैंने लगाया वॉज, रोड का थर्ड फॉर्म मैंने रिडन किया और फिर लगाया बाय, और मैंने पीछे सब्जेक्ट लगा दिया द गर्ल। अब समझिए ये लड़का है, ये लड़का बॉल पकड़ के खड़ा है, फुटबॉल खेल नहीं रहा, तो सेंटेंस इसका बनेगा रवि डिड नॉट प्ले फुटबॉल। इसके अंदर मैंने कैसे पता करा ये पास्ट इंडेफिनिट का है? मैंने पता करा डिड से। तो मैं पहले फुटबॉल को नीचे ले आगे ले आऊँगी। फुटबॉल एक वचन है, मैंने लगाया वॉज। अब ये नेगेटिव सेंटेंस था इसलिए नॉट को मैंने बिल्कुल पीछे लगा दिया, डिड को तो हटा दिया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वॉज लगा दिया। उसके बाद मैंने थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाई प्लेड, प्ले का प्लेट कर दिया बाय रवि, बाय लगाया और रवि जो कि सब्जेक्ट था वो मैं पीछे ले गई। अब देखिए बड़ी मजे से ये एक लड़की है, पढ़ रही है, और इसका सेंटेंस क्या है? सुनीता रेड एन इंग्लिश बुक। याद रखिए ये जो वर्ड हमारा रेड है, ये जो रेड वर्ड है ये तीनों फॉर्म्स में आता है। अब ये तीनों फॉर्म्स में अगर आता है तो कैसे आता है? हम लोग केवल इसका उच्चारण बदल देते हैं, स्पेलिंग सेम होते हैं। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट टेंस का है कि ये पास्ट टेंस का है? समझिए अगर ये वाला सेंटेंस होता तो ये सेंटेंस बनता सुनीता रीड्स एन इंग्लिश बुक। अगर रीड्स होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता। यहाँ पर है सुनीता रेड एन इंग्लिश बुक, इसलिए मैंने इसको सेकंड फॉर्म का करा। अब इंग्लिश बुक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सबसे पहले ले आऊँगी आगे। इंग्लिश बुक एक वचन है, फिर वापस से मैंने वॉज लगाया। रेड का थर्ड फॉर्म भी रेडी होता है, तो मैंने उसके पीछे बिल्कुल वैसे का वैसा उतार के उसको लिख दिया, पर ऊपर वाला सेकंड फॉर्म का है, नीचे वाला जो मैंने पैसिव में लगाया वो थर्ड फॉर्म है। तो इंग्लिश बुक वॉज रेड बाय सुनीता, ये अपना सेंटेंस बना। चलिए अपन अब आगे वाला करते हैं। देखिए ये एक लड़का है और ये लड़का का नाम सुनील है, और सेंटेंस है सुनील किक्ड द फुटबॉल। किक फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ पर किक्ड आ गया। अब फुटबॉल को मैं आगे लाऊंगी, द फुटबॉल, तो द फुटबॉल आ गया, एक वचन था, मैंने लगाया वॉज। किक का थर्ड फॉर्म मैंने लगाया किक्ड, और मैंने लिखा बाय, और आगे का सुनील को लाके मैंने पीछे लगा दिया बाय सुनील। अब ये देखिए एक आदमी है, और ये सेंटेंस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें देखिए द मैन पम्प्ड एयर इन द टायर। आप बार बार ये देख रहे हैं कि पीछे का उठाते हैं हम आगे लगाते हैं, तो कभी कभी सेंटेंस ऐसे नहीं होता। कई दफ़ा अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है, तो अब मैं इस सेंटेंस से आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जब भी आपके दो इस तरीके से आ जाएं कि भाई इन द टायर आ रहा है जुड़ा हुआ, तो हम कौन से वाले को ऑब्जेक्ट मानेंगे? तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है? ध्यान पूर्वक देखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा उसे चुनिए जो क्रिया के पीछे होता है। यहाँ पे क्रिया क्या है? पम्प्ड। पम्प्ड के पीछे क्या वर्ड लिखा है? एयर। ये एयर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। इन द टायर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप सबसे पहले एयर को आगे ले आए। यहाँ पर आ गया एयर। एयर एक वचन है इसलिए मैंने लगाया वॉज। इसके बाद मैंने पम्प्ड का थर्ड फॉर्म भी पम्प्ड होता है, तो मैंने लगाया पम्प्ड। फिर बाय लगाने से पहले जो भी बचा हुआ होता है, जैसे इन द टायर, पहले मैंने उसे लगा दिया, फिर मैंने कहा बाय और मैंने लगाया द मैन। तो याद रखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, तो आप तो बिल्कुल इजी मेथड लीजिए।
वर्ब के पीछे वाला जो वर्ड है उसे आगे उठा के लगा दीजिए, वो आपका सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और उसको आगे लगा के सेंटेंस को पूरा बदल दीजिए, और जो बाय है वो पीछे लगा दीजिए, और जो भी बचा खुचा है वो आप वर्ब के जो है पीछे डाल दें, जैसे इसमें करा है। इन द टायर जो मेरे पास बचा था वो मैंने पम्प्ड के पीछे लगा दिया। अब एक और सेंटेंस बनाते, देखिए ये लड़की है और ये पत्तियां साफ कर रही है, तो मैंने कहा राधा स्वेप्ट द लीव्स, ठीक है, लीव्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, स्वेप्ट यहाँ पे वर्ब है, और राधा जो है वो हमारी सब्जेक्ट है। अब अपन क्या करेंगे, द लीव्स को आगे ले आए, लीव्स बहुवचन है इसलिए मैंने लगाया वर्ब, स्वेप्ट का थर्ड फॉर्म स्वेप्ट लगाया, और फिर मैंने लगाया बाय राधा। ये बाय राधा जो है ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके सेंटेंसेस को बदलते हैं। चलिए अब अपन आखिरी जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अगर मैं एक्टिव टू पैसिव में बदलती हूँ तो उसका सूत्र ये होता है, उससे पहले हम ये देखें कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान ये होती है कि फ्यूचर टेंस का है तो इसमें विल और शाल इनमें से एक चीज़ होती है, या तो विल होता है या शाल होता है, और इसमें हमेशा हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। अब अगर मुझे इसका सेंटेंस बदलना है तो मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट लगाऊंगी। अब क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है तो इसमें विल और शाल तो आएगा ही आएगा, तो इसमें हम विल और शाल तो लगाएंगे। विल और शाल आपको टेंसेस में मैंने बताया था, आई होता है और वी होता है तो हम शाल लगाते हैं, और बाकी सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे जिस सहायक क्रिया का हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है बी, यानी कि आप जहाँ पे इज एम आर लगा रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जहाँ पे अपन वॉज वर लगा रहे थे, तो हम जब भी विल और शाल आएगा और हमारा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो हम उसमें बी लगाएंगे। अगर नॉट है तो आप लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। उसके बाद पुनः हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाते हैं, इसमें बाय लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, एक सहायक क्रिया आप लगा रहे हैं, बाकी तो सूत्र बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। चलिए, हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन दिस टेंस, वो सहायक क्रिया जिसका हम इसमें प्रयोग करते हैं वो है बी, बी। तो अपन अब चलिए सेंटेंसेस बनाकर और सीखते हैं इसको। चलिए अपन अब पहले सेंटेंसेस बनाने से पहले फॉर्मेट या सूत्र जो इसका है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। इसका सूत्र जो था वो ये था, पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य, इसमें विल और शैल लगाएंगे। मैंने बताया था शैल का प्रयोग टेंसेस के वीडियोस देखे हो तो हम लोग आई और बी के साथ करते हैं और बाकी सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। उसके पीछे जो अपनी तरफ से सहायक क्रिया मैं लगाऊंगी विल और शैल के पीछे वो बी लगाऊंगी। उसके बाद मैं नॉट है तो लगाऊंगी, नेगेटिव सेंटेंस है नहीं है तो नहीं लगाऊंगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और सब्जेक्ट, यानी कि मात्र वही चीज़ है। वापस रिपीट करती हूँ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, आगे पीछे कर लेंगे, थर्ड फॉर्म की क्रिया बीच में अपने आप उसी के आधार पर बैठेगी और हम लोग एक सहायक क्रिया अपनी तरफ से ज़रूर लगाएंगे। एक है वो तो वैसी की वैसी उतार ली जैसे विल और शैल है, और बी की हम सहायक क्रिया इसमें लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इज एम आर लगाया था, पास्ट इंडेफिनिट में हमने वॉज वर लगाया था, फ्यूचर में हम बी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए वाक्य बनाते हैं। ये एक लड़का है और इसका नाम हरी है, तो मैंने सेंटेंस बनाया, हरी विल सेल एप्पल्स इन विंटर्स, सर्दियों में हरी सेब बेचेगा। अब ये देखिए, इन विंटर्स अगर बीच में इन आ गया है, मैंने आपसे पहले वाले में भी बताया था, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा कौन सा वर्ब, कौन सा नाउन होता है, वो संज्ञा होती है जो हमारी क्रिया के पीछे लगी होती है। यहाँ पे क्रिया है सेल, बेचना, उसके पीछे लगे एप्पल्स, एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है। हम सबसे पहले अब एप्पल्स को आगे लगाएंगे। अब इसके अंदर एप्पल्स को लगाते ही मैंने विल को बिल्कुल वैसे का वैसा उतार लिया। अब मुझे इसमें सहायक क्रिया लगानी है, तो मैंने कौन सी सहायक क्रिया लगाई, बी। सेल का थर्ड फॉर्म मैंने करा, सेल सोल्ड, सोल्ड, तो मैंने सोल्ड लगाया। फिर मैंने कहा इन द विंटर्स, जो भी बचा कुचा था उसको बीच में लगाया,
बाय लगाने के बाद मैंने एंड कर दिया सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट हमारा था हरी, तो मेरा सेंटेंस बन गया एप्पल्स विल बी सोल्ड इन द विंटर्स बाय हरी। यानी मैंने सेंटेंस को केवल उल्टा ही तो करा है, और मात्र ये किया है कि थर्ड फॉर्म की क्रिया को मैंने सोल्ड में करा और एक सहायक क्रिया बी का यूज करा। नेक्स्ट वाला है, ये देखिए एक डॉक्टर है, आई का टेस्ट कर रही है, तो मैंने कहा डॉक्टर विल टेस्ट रवीज आईज, रवि की आंखें डॉक्टर साहब चेक करेंगे। तो यानी कि इसके अंदर क्रिया, इसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट बना वो था रवीज आइज, तो मैं इसको आगे ले आऊंगी रवि आइज, फिर विल को वैसे का वैसा लगा दिया। जिस सहायक क्रिया का मैंने इसमें इस्तेमाल किया वो मैंने करा बी। टेस्ट का मैंने थर्ड फॉर्म लगाया और मैंने लगाया टेस्टेड, और किसने करा, बाय, तो मैंने लगाया बाय द डॉक्टर। अब अपन नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसको बदलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये एक औरत है और ये आग को बुझा रही है, आपने देखा होगा, तो मैंने लिखा सरिता विल एक्सटिंग्विश द फायर। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है जो है ख़त्म कर देना, यानी बुझा देना जिसको हम कहते हैं। तो अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द फायर, विल उसी जगह आ जाएगा। देखिए द फायर लगाते ही विल आ गया, विल के पीछे मैंने सहायक क्रिया फिर बी लगा दी, एक्सटिंग्विश का थर्ड फॉर्म एक्सटिंग्विश्ड कर दिया, बाय लगाया और मैंने आगे का सब्जेक्ट लगा दिया सरिता। अब देखिए ये अलादीन है और मैंने कहा अलादीन विल शो ट्रिक्स, यानी अलादीन अपने ट्रिक्स दिखाएगा। देखिए कैसे जो है झूला झूल रहा है, तो यहाँ पर ट्रिक्स जो वर्ड है वो हमारा आ गया ऑब्जेक्ट में, तो मैंने इसको ट्रिक लगाया, फिर मैंने इसके आगे विल लगा लिया क्योंकि ये बहु विल है, विल को वैसे का वैसा उतार दिया। अब मुझे जो सहायक क्रिया मैंने कहा लगानी है वो लगाया बी, शो का थर्ड फॉर्म मैंने क्या करा शोन, फिर किसने कौन दिखा रहा है, तो सब्जेक्ट पीछे लगाना है तो मैंने लगाया बाय अलादीन, तो बन गया ट्रिक्स विल बी शोन बाय अलादीन। अब ये देखिए एक आदमी है पानी में चल रहा है, तो मैंने कहा चिराग विल सेल अ बोट इन गोवा। अब यहाँ पे अ बोट इन गोवा है, तो मैंने आपको फिर पुनः कहूँगी अ बोट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मैं लाई बोट, मैंने बोट करते ही अ बोट करते ही उसके पीछे फिर विल लगाया, बी लगाया, बी लगाने के बाद मैंने कहा सेल का थर्ड फॉर्म सेल्ड बाय इन गोवा और बाय चिराग। तो आपका सेंटेंस जो है वो इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आई, ये देखिए दो लोग हैं, एक प्लान देख रहे हैं, तो मैं ये आर्किटेक्ट्स हैं, तो मैंने कहा द आर्किटेक्ट विल अंडरस्टैंड हाउस प्लान, यानी हाउस का प्लान है और आर्किटेक्ट दूसरी आर्किटेक्ट को समझा रहा है कि आप इस तरीके से बनवाएं, तो इसका मतलब है अपना हाउस प्लान तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये आगे आएगा, अंडरस्टैंड अपना हो गया क्रिया, तो अंडरस्टूड हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, विल के पीछे बी लगा देंगे और आर्किटेक्ट को हम सबसे पीछे ले आएंगे। देखिए तो क्या बनेगा, द हाउस प्लान विल बी अंडरस्टूड बाय द आर्किटेक्ट, यानी हाउस प्लान आगे ले आए, विल वैसे का वैसा उतर गया, बी इसके पीछे मैंने सहायक क्रिया लगाई, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड करा और मैंने बाय लगा के द आर्किटेक्ट किया। तो आप इसी तरीके से जो है सेंटेंसेस को बदल सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। चलिए अब अपन होमवर्क ले लेते हैं। मैंने 10 सेंटेंसेस दिए। सीता राइट्स अ लेटर, दे गो टू स्कूल एवरी डे, ही डज not paint the wall, he bought his son a book, Bismo teaches us every day, Ravi will eat mango, the mechanic repaired the car, Ram kills the snake, Suman did not carry the luggage, Sita and Geeta do not cook vegetables। आप इन 10 सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पहले देखें, उसके बाद इनको जैसा मैंने आपको पढ़ाया है इन्हें 10 सेंटेंसेस को बदलें। याद रखिए बेटा, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और आप इसे नहीं सीख पाएंगे। मैं आशा करती हूँ आप होमवर्क ज़रूर अपनी कॉपीज़ में करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब मेरे वीडियो का एंड आ गया है। अ बिग थैंक यू टू everyone who has watched this video of mine, and please like, subscribe and share my video, or please keep on waiting
मैं और पोस्ट करूँगी एक्टिव और पैसिव के ही थर्ड वीडियोस जल्दी ही. वंस अगेन अ बिग बिग थैंक यू to all my students.